बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 14 कॉर्पोरेट लॉ। टॉपिक है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी वॉलंटरीली। इसके लिए सेक्शंस आपको स्टडी करना होंगे। सेक्शन 347 से लेकर सेक्शन 353, सेक्शन 358 और सेक्शन 359 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। Circumstances in which company may be wound up voluntarily, सेक्शन 347 है। Circumstances in which company may be wound up voluntarily, कोई भी कंपनी जो है उसको voluntarily wind up किया जा सकता है इन दो सूरतों में। अगर कंपनी की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास की जाती है जिसमें कहा जाता है कि कंपनी को voluntarily जो है वो वाइंड अप किया जाएगा क्योंकि कंपनी के जो ड्यूरेशन है वो एक्सपायर हो गई है। हम सपोज करते हैं कि अगर एक कंपनी 2 साल के लिए कायम की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, जैसे 2 साल का दौरानिया मुकम्मल होता है कंपनी को जो है वो वाइंड अप होना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी की जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास की जाएगी और ये बताया जाएगा कि चूंकि कंपनी 2 साल के लिए एस्टेब्लिश की गई थी, लिहाजा 2 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, 2 साल एक्सपायर हो गए, लिहाजा कंपनी को वाइंड अप होना पड़ेगा। सेकंड जो ऑप्शन है क्लॉज बी में ये कहा गया है, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है कि कंपनी वॉलंटरीली वाइंड अप होने जा रही है तो उस सूरत में भी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, इससे मुराद ये है कि या तो क्लॉज ए के तहत कंपनी वाइंड अप होने जा रही है या कंपनी क्लॉज बी के तहत वाइंड अप होने जा रही है। सेक्शन 348 में कहा गया कमेंसमेंट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप तब होगी जब कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करती है और उसमें ये कहा जाता है कि कंपनी को वॉलंटरीली वाइंड अप किया जा रहा है। सेक्शन 349 जो है वो इफेक्ट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑन स्टेटस ऑफ कंपनी से रेलेवेंट है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कंपनी वॉलंटरीली वाइंडिंग अप होने जा रही है तो जैसे ही वो ये कमेंस करती है, इस बात का ऐलान करती है कि कंपनी वाइंड अप होने जा रही है, रेजोल्यूशन पास कर दी गई है, उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद कंपनी अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, बल्कि कंपनी का बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कंपनी अपने काम को, अपने बिजनेस को रोक देगी और वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है उसका आगाज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रहे कि कंपनी का जो कॉर्पोरेट स्टेट है, कंपनी की जो कॉर्पोरेट पावर्स है, वो तब तक कंटिन्यू रहेंगी इवन वाइंडिंग अप प्रोसेस के दौरान भी, जब तक कि कंपनी मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं हो जाती। जैसे ही कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी का मुकम्मल वजूद जो है वो खत्म हो जाता है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है प्रॉपर मैनर में। और जब तक वाइंडिंग अप मुकम्मल नहीं होती तब तक कंपनी का जो पावर्स हैं, कंपनी की जो कॉर्पोरेट स्टेट है वो कंटिन्यू रहेगी, कंपनी को लायबिलिटीज इम्पोज हो सकती हैं। और जैसे कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, कंपनी की तमाम लायबिलिटीज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है, उसकी पावर्स खत्म हो जाती हैं और उसकी जो स्टेट है कॉर्पोरेट स्टेट वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सेक्शन 350 है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू वाइंड अप वॉलंटरीली। इसमें सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि जो रेजोल्यूशन होगी कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए, जैसे ही ये रेजोल्यूशन पास की जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर इसको पब्लिश होना ज़रूरी है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक उर्दू न्यूज़पेपर में। और इसी तरह ये जो रेजोल्यूशन है इसकी जो सर्कुलेशन होगी अखबारात में, उसकी जो सर्कुलेशन होगी इंग्लिश और उर्दू अखबारात में, उसकी जो कॉपीज़ हैं वो भेजी जाएंगी रजिस्ट्रार को फौरी तौर पे जैसे इसकी सर्कुलेशन हो जाती है अखबारात में। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर वायलेशन की जाती है सबसेक्शन 1 की तो उस सूरत में कंपनी को डिफॉल्ट पे करना पड़ेगा और वो लेवल 1 के मुताबिक होगा। इसी तरह जो लिक्विडेटर है कंपनी का, वो कंपनी के ऑफिसर के तौर पे तस्वर किया जाएगा, यानी कंपनी जब वाइंड अप होने जा रही होगी उसने जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया होगा वो कंपनी का ऑफिसर ही कंसिडर होगा। सेक्शन 351 जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी से मतलब है, जिसमें ये कहा गया है सब सेक्शन 1 में कि अगर कंपनी वाइंड अप होने जा रही है वॉलंटरीली और उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो अगर उनमें डायरेक्टर्स की तादाद 3 से ज़्यादा है तो जो मेजोरिटी है डायरेक्टर्स की, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी शामिल हो सकते हैं,
एक मीटिंग होल्ड करेंगे और उस मीटिंग में ये डिक्लेयर करेंगे थ्रू एन एफिडेविट, उसको वेरीफाई भी करेंगे, जिसमें ये मुकम्मल तौर पे कहा जाएगा कि उन्होंने इंक्वायरी कंप्लीट कर ली कंपनी के हवाले से और उनके ओपिनियन के मुताबिक कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर थोड़ा बहुत कंपनी के ऊपर कर्जा है भी वाजिबुल अदा, तो कर्जा इतना है कि अगर कंपनी के एसेट्स को सेल आउट कर दिया जाए तो कंपनी अपना कर्जा उतार सकती है 1 साल के अंदर अंदर। तो इस सूरत में इन डायरेक्टर्स को कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव, ये कलेक्टिवली भी ऐसा जो डिक्लेरेशन है ये करेंगे रेजोल्यूशन के दौरान। नेक्स्ट है इसमें कि एक डिक्लेरेशन जो है जैसे कि ऊपर हमने जिक्र किया है, तो इस हवाले से जो डिक्लेरेशन होगी उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होंगे, तो वो हम अभी जिक्र करने जा रहे हैं। क्लॉज सी में ये कहा गया है कि जिस डिक्लेरेशन का हमने ऊपर जिक्र किया है, जैसे ये डिक्लेरेशन किया जाता है, कंपनी की रेजोल्यूशन पास की जाती है, तो उस रेजोल्यूशन पास करने के 5 हफ्तों के अंदर अंदर और इस डिक्लेरेशन के 5 हफ्तों के अंदर अंदर इसकी जो कॉपी है ये लाजमी तौर पे भेजी जाएगी रजिस्ट्रार के ऑफिस में। क्लॉज बी में ये कहा गया है कि ये जो डिक्लेरेशन है कंपनी के वाइंडिंग अप का, इसमें ये क्लियर किया जाएगा कि कंपनी की वाइंड अप करने का जो पर्पस है वो किसी शख्स को धोखा देना नहीं है। इसी तरह क्लॉज सी में कहा गया है कि जो कॉपी की जो कंपनी की ऑडिटेड रिपोर्ट होगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी, उसकी जो कॉपी है वो भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाई जाएगी। और कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, वो भी इसमें क्लियर किए जाएंगे। उसमें बाकायदा तौर पे क्लियर होगा कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो बिल्कुल साउंड है। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया कि कंपनी जो वाइंड अप होने जा रही है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी 5 हफ्तों के अंदर अंदर, जिसमें एक आ जाएगा कि उसने कोई भी डेट्स जो हैं वो नहीं पे करने, या अगर उसने डेट्स के हवाले से कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे साबित होता हो कि कंपनी डेट पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उस सूरत में ये कंट्राडिक्शन होगा कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास की और ये कहा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग है और कंपनी ने किसी का डेट नहीं देना है, लेकिन प्रैक्टिकली और जो एविडेंस आई है उसके मुताबिक जो है कंपनी ने डेट्स पे करना है, उसके जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जा है, तो उस सूरत में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि डायरेक्टर्स के पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है अपनी ओपिनियन के एतबार से। उस सूरत में लॉ ये कहता है, सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि ये जो डायरेक्टर्स होंगे जिन्होंने ऐसी नेग्लिजेंस परफॉर्म की होगी, नेग्लिजेंस कमिट की होगी डिक्लेरेशन के हवाले से, उनको पेनल्टी पे करना पड़ेगी और वो जो पेनल्टी है वो लेवल 3 के मुताबिक होगी। सेक्शन 352 डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंबर्स एंड कैरेक्टर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, के मेंबर्स की वॉलंटरी वाइंडिंग अप और कैरेक्टर्स को वॉलंटरी वाइंडिंग अप में बेसिकली डिफरेंस क्या है। इसमें क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि जो वाइंडिंग अप है डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 351 के तहत, अगर तो मेंबर्स वॉलंटरी उसको वाइंड अप करने के लिए कहेंगे तो मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहलाएगी। और अगर वाइंडिंग अप के दौरान जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो नहीं किया गया, जैसे कि डिक्लेरेशन को ऊपर जिक्र हमने अभी देखा है, अगर वो डिक्लेरेशन नहीं किया गया उस सूरत में क्रेडिटर्स की वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है वो कहलाएगी। यानी अगर तो मेंबर्स डिक्लेरेशन कर लेते हैं सेक्शन 351 के मुताबिक तो वो मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहलाएगी। लेकिन अगर मेंबर्स डिक्लेरेशन नहीं करते सेक्शन 351 के तहत, तो ऐसी जो वाइंडिंग अप है, वॉलंटरी वाइंडिंग अप जो है ये क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप कहलाएगी। ये इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। सेक्शन 353 अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर से मुतालिक है। इसमें सब सेक्शन में कहा गया है कि मेंबर्स की जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप है उसमें एक शख्स को मुकर्रर किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, जिससे हम लिक्विडेटर कहेंगे, और वो एक से ज्यादा लिक्विडेटर्स हो सकते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में होगी और इसमें बाकायदा तौर पे रिटन कॉन्सेंट ली जाएगी लिक्विडेटर से कि वो एज लिक्विडेटर एक्ट करने के लिए रजामंद है।
सब सेक्शन 2 में एक आ गया कि जैसे लिक्विडिटी की अपॉइंटमेंट होती है तो तमाम जो पावर्स हैं बोर्ड की, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो भी पावर्स हैं वो तमाम खत्म हो जाएंगी। और अलबत्ता उसमें चंद एक पावर्स रहेंगी, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो यहाँ पे बयान की गई हैं। जैसा कि बोर्ड के पास ये पावर है कि वो रेजोल्यूशन का नोटिस दे सकती है कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए, और वो लिक्विडिटी को अपॉइंट भी कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो जो लिक्विडिटी की कॉन्सेंट उसको फाइल कर सकते हैं सेक्शन 51 और सेक्शन 363 के तहत। इसी तरह जो भी जनरल मीटिंग में लिक्विडिटी की जो सैंक्शंस हैं, लिक्विडिटी पे अगर सैंक्शंस लगाई जाती है कंपनी की जानिब से, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से, वो कंटिन्यू रह सकती हैं। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया कि लिक्विडिटी जो है, ये जो ऊपर लिमिट्स बता दी गई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, या जो लिमिट्स उनको बताई जाएंगी उसके अपॉइंटमेंट के दौरान, उसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी का जो लिक्विडेटर होगा उसको ऐसे रिम्यूनरेशन पे किए जाएंगे, ऐसे अमाउंट पे की जाएगी जो कि कंपनी के एसेट को सेल करने के ऊपर जो परसेंटेज बनती है वो भी हो सकती है, या कोई और दूसरी सूरत भी हो सकती है। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि लिक्विडेटर कंपनी की जो एसेट सेल आउट करेगा, उसको सेल आउट करने के बाद उसके प्रोसीड्स होंगी, जो अमाउंट होगी, उस अमाउंट की परसेंटेज लिक्विडेटर को एज ए रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज पे की जा सकती है, या कोई और दूसरे सूरत में भी कोई अमाउंट तय की जा सकती है और वो जो अमाउंट फिक्स कर ली जाएगी जनरल मीटिंग में, वो अमाउंट उसको पे की जाएगी। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि लिक्विडेटर का ने जो काम किया उसका जो नेचर ऑफ वर्क है उसको मद्देनजर रखा जाएगा, उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन जो है लिक्विडेटर की उसको मद्देनजर रखा जाएगा, और कंपनी का जो साइज है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम डिसीजन जो हैं ये किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और मुकर्रर है कि वो ये कि जो परसेंटेज का रेट है वो मुकर्रर किया जाएगा उसकी जो टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं कंपनी के, और जो कंपनी के डिफरेंट आइटम्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। सब सेक्शन 4 में कहा गया है कि ये जो रेम्यूनरेशन हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, इसके साथ साथ लिक्विडेटर को जो है मंथली अलाउंस भी पे किया जा सकता है, और इसकी जो लिमिट है दैट इज 1 ईयर। यानी 1 ईयर तक कंपनी को वाइंड अप करने के दौरान उसको एक माह के बाद जो है वो मंथली अलाउंस जो है वो पे किया जा सकता है। सब सेकंड 5 जो है इसमें ये कहा गया है कि जो रिम्यूनरेशन एक मरतबा फिक्स कर दिया गया है उसको इन्हांस नहीं किया जा सकेगा बाद में। अलबत्ता ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको रिड्यूस तो कर सकती है, लेकिन उसको किसी भी सूरत में इन्हांस नहीं किया जा सकता उन रिम्यूनरेशन को जो एक मरतबा तय कर लिया गया। सब सेक्शन 6 में कहा गया है कि अगर लिक्विडेटर रिजाइन कर देता है, या लिक्विडेटर को रिमूव कर जाता है उसके ओहदे से, या लिक्विडेटर किसी भी वजह से अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रह सकता, तो उस सूरत में वो इंटाइटल नहीं होगा कि उसको रिम्यूनरेशन दिया जाए। यानी उस सूरत में उसको अमाउंट पे की जाना उसके सर्विसेज की ये ज़रूरी नहीं होगा, और ना ही वो इसका इंटाइटल्ड होगा, इसका हक उसको नहीं होगा कि वो ऐसे अमाउंट को रिसीव करे। अलबत्ता जो रिम्यूनरेशन उसने ऑलरेडी रिसीव कर ली है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या कंपनी से, वो उसे रिफंड करना पड़ेंगे कंपनी को हर सूरत में। सबसेक्शन 7 ये कहता है कि लिक्विडेटर जब तक कंपनी की लिक्विडेशन मुकम्मल नहीं होती, कंपनी वाइंड अप नहीं होती, तब तक वो रिजाइन नहीं कर सकता, ना ही वो अपने ओहदे को छोड़ सकता है। और अलबत्ता चंद सूरतें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें वो अपना ओहदा छोड़ सकता है, मसलन पर्सनल डिसेबिलिटी की सूरत में। अगर वो ये कहता है कि उसके ज़ाती माजूरी की वजह से, ज़ाती वजूहात ऐसे हैं जिसमें वो अपने वर्क कंटिन्यू नहीं रख सकता, उस सूरत में जो है वो अपना ओहदा छोड़ सकता है, या उसको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन के जरिए किसी भी वजह से जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो उसको रिमूव कर देते हैं, उस सूरत में उसको अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी सूरत में वो ना तो रिजाइन कर सकता है, ना ही अपना ओहदा छोड़ सकता है कंपनी की लिक्विडेशन के दौरान। सबसेक्शन 8 जो है वो ये कहता है कि अगर लिक्विडेटर जो मुकर्रर वक्त दिया गया था कि इस वक्त के अंदर अंदर कंपनी को वाइंड अप जो है वो होना पड़ेगा, अगर वो कंपनी को वाइंड अप नहीं कर पाता किसी वजह से और वो नाकाम हो जाता है, उस सूरत में उसको रिम्यूनरेशन पे नहीं किया जाएगा, वो किसी भी सूरत में इंटाइटल नहीं होगा
कि उसको रेम्यूनरेशन पे किया जाए। सेक्शन 358 जो है वो ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर टू कॉल जनरल मीटिंग से रेलिवेंट है। सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि लिक्विडेटर जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए समन भेज सकता है, और वो जो समन भेजेगा उसका बुनियादी मकसद ये होगा कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, कंपनी के अकाउंट्स के हवाले से वो ऐसा मामला करेगा कि जैसे पहला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के विद इन 60 डेज वो एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करने का समन भेज सकता है कि एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। और उस मीटिंग में वो ऑडिटेड अकाउंट्स पेश करेगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, कंपनी की जो भी रिसीट्स हैं, पेमेंट अकाउंट्स हैं, और ऑडिटर्स की जो रिपोर्ट है, और लिक्विडिटी की जो अपनी रिपोर्ट है, तमाम मामला को वो वाइंडिंग अप के दौरान कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनके सामने रखेगा। इसी तरह वो बाय पोस्ट फॉरवर्ड भी करेगा कंपनी के जो अकाउंट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं, वो इनको बाकायदा तौर पर जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको फॉरवर्ड भी करेगा। सबसेक्शन 2 में कहा गया कि एक ऐसी रिटर्न तैयार की जाएगी जिसमें तमाम जो जनरल मीटिंग्स हैं उनका हवाला दिया जाएगा, और उसके जो नोटिस हैं जनरल मीटिंग के, अकाउंट्स रिपोर्ट्स हैं, उन तमाम का जिक्र किया जाएगा, और इसमें लिस्ट तैयार की जाएगी कॉन्ट्रीब्यूटर्स की। और लिक्विडिटी जो है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिनका हमने भी जिक्र किया है, ये रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज सबमिट करवा देगा। यानी जो ऊपर प्रोसीडिंग्स हैं ना जनरल मीटिंग की, इसमें अकाउंट्स वगैरह का जिक्र किया गया था, तमाम प्रोसीडिंग्स का हवाला जो है और उसके जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स हैं, नोटिस की जो कॉपी है, वो रजिस्ट्रार को भी विद इन 15 डेज भेजेगा। और अगर लिक्विडेटर नाकाम हो जाता है, वो ऐसा नहीं कर पाता, तो लॉ ये कहता है कि उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगी लेवल 1 के अंतर्गत। सेक्शन 359 फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन। जैसे कंपनी के तमाम मामला वाइंड अप हो जाते हैं और लिक्विडिटी जो है वो फाइनल अकाउंट्स तैयार करेगा कंपनी के, और उसके बाद उनको ऑडिट करवाएगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा वाइंडिंग अप से मतलब, जिसमें कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है, कंपनी के जो एसेट्स हैं जिनको डिस्पोज ऑफ किया गया है, और कंपनी के जो डेट्स पे कर दिए गए हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी। क्लोज बी में कहा गया है कि इसके बाद एक जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी, और उस जनरल मीटिंग में रिपोर्ट पेश की जाएगी, और जो कंपनी के अकाउंट्स है वो पेश किए जाएंगे, और जो भी एक्सप्लेनेशन है इस हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, लिक्विडेटर की रिपोर्ट के हवाले से, वो तमाम एक्सप्लेनेशन जो है वो कमेटी के मेंबर्स को पेश कर दिया जाएंगे, उनको वजाहत कर दी जाएगी। सबसेक्शन 2 में कहा गया कि एक कॉपी रिपोर्ट की और जो अकाउंट्स की है, उसके साथ ही कॉपी जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है और नोटिस ऑफ मीटिंग है, वो बाय पोस्ट सेंड की जाएगी या कोरियर के जरिए सेंड की जाएगी या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है तमाम कंट्रीब्यूटरी जो है कंपनी के, उन तमाम को पेश की जाएगी। और ये जो अमल है ये 21 डेज बिफोर होगा मीटिंग से, यानी मीटिंग शुरू होने से 21 दिन पहले इन रिपोर्ट्स को या तो बाय पोस्ट या थ्रू कोरियर या इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए तमाम कंट्रीब्यूटर्स को भेजना जरूरी है। जो नोटिस लिक्विडिटी सेंड करेगा इन तमाम स्टेक होल्डर्स को जिनका हमने जिक्र किया है, उसमें मीटिंग का टाइम, मीटिंग की प्लेस और जो मीटिंग का ऑब्जेक्ट है वो क्लियर किया जाएगा। और ये जो नोटिस है ये 21 डेज बिफोर जो है ये पब्लिश किया जाना जरूरी है, यानी मीटिंग कन्वीन होने से 31 डेज बिफोर 21 डेज बिफोर जो है ये नोटिस उनको भेजा जाना जरूरी होगा। सबसेक्शन 4 में कहा गया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे मीटिंग होती है, लिक्विडिटी जो है रजिस्ट्रार को फाइनल रिपोर्ट जो है वो फाइल कर देगा। यानी जब ये मीटिंग हो जाती है जिसका हमने सबसेक्शन 3 में जिक्र किया था, अगर ये मीटिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो मीटिंग के बाद जो फाइनल रिपोर्ट होगी, वो फाइनल रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को भिजवाना जरूरी होगा लिक्विडिटी टाइम से। सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि अगर मीटिंग का कोरम मुकम्मल नहीं होता या मीटिंग का कोरम प्रेजेंट नहीं होता मीटिंग के दौरान, लिक्विडेटर जो है वो एक रिटर्न तैयार करेगा और उसमें ये क्लियर बता देगा कि कोरम मौजूद नहीं था, और इस चीज़ का जो है वो बाकायदा तौर पर जिक्र कर देगा।
जैसे लिक्विडेटर ये रिटर्न फाइल करेगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में, तो 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जो है ऐसा समझा जाएगा कि रजिस्ट्रार की जानिब से जो रिटर्न पेश की गई है और जो रिपोर्ट और जो अकाउंट्स पेश किए गए हैं, वो सब सेक्शन 4 की कॉम्प्लायंस में किए गए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोरम मुकम्मल नहीं है, लिक्विडेटर ने अपने हिसाब से मुकम्मल तौर पे तमाम जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किया है, लेकिन कोरम कंप्लीट नहीं है, उसमें चूँकि वो ज़िम्मेदार नहीं है, लिहाज़ा 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर जो भी उसने रिपोर्ट पेश की है या जो भी अकाउंट्स पेश किए हैं, ऐसा समझा जाएगा जैसे कि उसने सबसेक्शन 4 को कंप्लायंस करते हुए जो है ये सारा अमल हुआ है और उसकी रिपोर्ट जो है वो वैलिड तस्वर की जाएगी। सबसेक्शन 6 में कहा गया है कि जैसे ही रजिस्ट्रार ये रिपोर्ट रिसीव करता है और वो अकाउंट्स जिनका हमने ज़िक्र किया वो रिसीव करता है, तो वो इनको रजिस्टर कर लेगा। और जैसे ही वो रिपोर्ट और अकाउंट से रजिस्टर कर लेगा, तो 90 डेज़ के अंदर-अंदर जैसे वो रजिस्ट्रेशन करता है अकाउंट्स की और रिपोर्ट के 90 डेज़ के अंदर-अंदर कंपनी जो है उसको डिसॉल्व समझा जाएगा। जैसा कि हमने अभी ज़िक्र किया था कि कंपनी का जो वाइंडिंग अप का प्रोसेस है, अगर वो कंटिन्यू रहता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि कंपनी वाइंड अप हो चुकी है या कंपनी खत्म हो चुकी है, जब तक कि कंपनी डिसॉल्व नहीं होती। अब जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है, लिक्विडेटर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, अकाउंट्स पेश कर दिए रजिस्ट्रार ने उनको रजिस्टर कर लिया। तो विद इन 90 डेज़ जो है कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो लीगल स्टेटस है वो टोटली खत्म हो जाएगा, सीज़ हो जाएगा। लेकिन इसमें फर्दर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन ये है कि अगर रजिस्ट्रार ये कंसिडर करता है, ये देखता है कि लिक्विडेटर ने कंपनी के जो मामलात हैं उसको प्रॉपर तरीके से वाइंड अप नहीं किया, बल्कि वो प्रेजुडिशियल हैं उनके कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं और जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ। यानी उसने कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं और जो मेंबर्स हैं, उनके मफादात के खिलाफ कोई ऐसा काम किया है या कोई ऐसी इर्रेगुलेटरी कमिट की है, जिस पे एक्शन लिया जा सकता है। उस सूरत में कंपनी को फिर वाइंड अप नहीं समझा जाएगा या कंपनी को डिसॉल्व नहीं समझा जाएगा, अगर लिक्विडेशन के दौरान लिक्विडेटर की जानिब से कोई ऐसी इर्रेगुलरिटी कमिट हो गई या उसने कोई ऐसा काम किया जो कंपनी के क्रेडिटर्स और कंपनी के मेंबर्स के मफादात के खिलाफ है। इसी तरह एक और फर्दर कंडीशन है वो ये कि अगर ऑनरेबल कोर्ट जो है उसको एप्लीकेशन मूव की जाती है किसी लिक्विडेटर की जानिब से, किसी और शख्स की जानिब से, जिसमें कहा जाता है कि लिक्विडेशन का जो अमल है उसको डेफर कर दिया जाए, उसको मुलतवी कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग। तो ऑनरेबल कोर्ट जो है कंपनी के जो डिसोल्यूशन का मामला है या कंपनी के लिक्विडेशन का जो मामला है उसको फॉर द टाइम बीइंग डेफर कर सकती है, अगर कोर्ट उसको मुनासिब ख्याल करे तो। तो उसमें कंडीशन है और ये ऑनरेबल कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ये डिपेंड करता है। सबसेक्शन 7 में कहा गया है कि ये उस शख्स की ड्यूटी होगी जिसने एप्लीकेशन मूव की होगी ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि वो विद इन 40 डेज़ जैसे ये ऑर्डर किए जाते हैं, तो वो इन ऑर्डर की कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को पेश करे। इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रार को पेश करेगा और अगर वो रजिस्ट्रार को पेश नहीं करता इन ऑर्डर्स की कॉपी या वो कोई ऐसा कमिट करता है, ऑफेंस कमिट करता है जो वायलेशन के मुताबिक हो, जो वायलेशन का इक्विवेलेंट है, यानी जो वायलेशन तस्वर किया जा सकता हो, उस सूरत में लॉ ये कहता है कि उसको लेवल 1 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। लेकिन सबसेक्शन 8 में ये कहा गया है कि अगर लिक्विडेटर नाकाम हो जाता है, तमाम लिक्विडेशन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के हवाले से, तो उसको भी लेवल 1 के मुताबिक जो है वो पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है ये कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफ़िज़।